चलिए आइए, तो आज है मानव श्वसन तंत्र का दूसरा क्लास है, मतलब ये जो लेक्चर है आज 14 है बायोलॉजी का, और हमको लगता है कि 20 तक तो लेक्चर चला ही जाएगा। क्यों? ये श्वसन पढ़ रहे हो अभी, श्वसन के बाद क्या पढ़ोगे? परिवहन। परिवहन के बाद तब क्या पढ़ोगे? तब नियंत्रण एवं नहीं, वो तो टॉपिक अगला हो जाता है। उत्सर्जन पढ़ोगे, परिवहन के बाद उत्सर्जन, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिश करते हैं आज किसी भी हालत में श्वसन को कंप्लीट करने का, और मेरा ये भी प्रयास होगा आज शाम तक में अगर हम बायोलॉजी का दूसरा क्लास ले लें, क्योंकि पिछले 2-3 दिन नहीं हुआ था बायो का क्लास, तो आज परिवहन स्टार्ट करने के बारे में भी हम सोचेंगे। अगर आज नहीं हो पाया तो कल शुरू करेंगे परिवहन, ठीक? तो चलिए बिना विलंब किए हम चलते हैं आगे श्वसन में जो पढ़ा रहे थे रेस्पिरेशन में। हाँ जरा बताओ तो लास्ट क्या बताए थे? हैं? कंठ या ट्रेकिया क्या, यही ना? चलिए आइए देखो, ध्यान दो। कंठ या ट्रेकिया से पहले हम एक बार फिर से बात करते हैं नासा गुहा के बारे में। नासा गुहा, बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? क्या प्रॉब्लम, बोलो। नासा गुहा क्या होता है? नासा गुहा नाक के छिद्र जो दो है, ये जो दोनों छिद्र है, इसके अंदर अंदर और ये जो तुम्हारा नाका गुहा के अंदर जो ये क्या कहते हैं, चौड़ी दीवार है, चौड़ी दीवार है, और उसी को हम कहते हैं नासा गुहा कहते हैं, ठीक? पीछे जाकर चौड़ा क्षेत्र जो है ना, बताए थे ना, वही चौड़ा क्षेत्र जो है तुम्हारा, वो दीवार, वो नासा गुहा है। और उसके आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथि क्या पाई जाती है? और उसी श्लेष्मा ग्रंथि के कारण नाक का वो भाग जो है दोनों साइड, वो गीली रहती है। क्या रहती है? चाहे तुम्हें सर्दी हो या ना हो, वहां पे नेटा हमेशा तुम्हारा रहेगा और वो गीला रहेगा। समझा बात को? वो गीला चिपचिपा रहता है। बहुत ऐसा लोग होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाक को अंदर तक उंगली घुसा के यहाँ देखे तब निकले, ओ अंदर जाके नो, अगर यहाँ तक सूखा है फिर भी अंदर तक उंगली दे देता है, वहां तक साफ करता है कोई कोई, ठीक है? अच्छा, नाक में क्या होता है कि धूल कण डस्ट पार्टिकल्स जो है ना, धूल कण डस्ट पार्टिकल्स, नाक तुम्हें पता होगा कि नाका गुहा के पहले और नाक का द्वार जो है उसके बीच में ये जो गुंबज दो है, जहाँ पे केस पर बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, उसका काम क्या है? बताए थे तुम्हें, उसका काम है हवा में मौजूद धूल कण को रोकना, उसको रोकना काम है। उसको आगे नहीं जाने देगा, रुको रुको रुको, तुम्हारा आगे कम नहीं है। बाल क्या करता है? उसको ढकेलता है पीछे, रोकने का काम करता है, ठीक है? अच्छा, बच्चों में वैसे नहीं होता है, छोटे बच्चों में, थोड़ा सा युवक होने के बाद आता है वो, उसका काम है। अच्छा, बच्चों में अगर नहीं होता है तो फिर बच्चों को एक चीज तुम देखना, बच्चों को सर्दी ज्यादा होता है, हमेशा नाक से नेटा चलते रहता है उसका, तो सर्दी होना गलत नहीं है। सर्दी से क्या होता है, धूल कण डस्ट पार्टिकल्स नाक में नहीं जाता है, वो हो या ना हो फिर भी वो सारा डस्ट पार्टिकल श्लेष्मा की ग्रंथि जो है, यहाँ पे जो चिपचिपा जो रहता है तुम्हारा, भिगा गीले रहते हैं, वो धूल कण डस्ट के पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेता है, मतलब रोक देता है। तो हम लोगों में 2 बार हो जाता है क्या चीज? प्यूरिफाई, हवा। एक बार केस के कारण धूल कण रुक जाता है, और एक बार श्लेष्मा ग्रंथि के कारण यहाँ पे चिपक जाता है। जो बचा खुचा अगर जबरदस्ती मारपीट करके घुस गया अंदर, बाल से भी मारपीट करके नहीं हम जाएंगे अंदर, चला गया, वहां जाकर श्लेष्मा ग्रंथि में चिपक जाएगा, लो चुंबक में चिपक गया, अब तुम आगे जा ही नहीं पाएगा। आगे कौन जाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज अंदर जाएगा, हवा। वैसे काम सिर्फ ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन भी अंदर जाएगा तो उसको फिर वापस ही आना पड़ता है, ठीक है? रिटर्न होना पड़ता है। अच्छा, वही जो डस्ट पार्टिकल्स नाक में जमा हो जाता है, तुम उसको बाद में उंगली से खुदर खुदर के निकालते हो ना, तो क्या होता है उससे? वो कहाँ से आता है? वो अंदर से थोड़ी बाहर का ही धूल कण पार्टिकल्स है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद मैंने बताया तुम्हें नेसोफेरिंक्स के बारे में। नाका गुहा के आगे घुमावदार रास्ता जो होता है वो नेसोफेरिंक्स होता है। क्या होता है? या उसको ग्रसनी कहते हैं। और यही एक छिद्र द्वारा कहाँ में खुलता है? श्वास नली में, जिसको ग्लाटिस कहते हैं, बताए थे ना। और ग्लाटिस को बंद करने का काम या खोलने का काम जो करता है उसको हम एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस कहते हैं।
एपिग्लाटिस के कारण वो ढका हुआ रहता है, और ताकि वो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। उसका काम है श्वास नली को बंद करना। श्वास आ रहा है, खोल दिया, श्वास नहीं आ रहा है, भोजन आ रहा है, फटाक से श्वास नली को बंद करेगा। उसका काम है श्वास नली को बंद करना। आई बात समझ में? खाना नहीं जाने देगा श्वास नली में, नहीं तो तुम फिर से कहोगे हमको कोई याद कर लिया। इसलिए फिर आगे लैरिंग्स के बारे में पढ़ाए। नेसोफेरिंक्स से आगे जब बढ़ोगे वायु मार्ग में, तो जाके आगे सीधा हो जाता है वायु मार्ग। ये रहा, सीधा हो जाता है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा कह रहता है लेरिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको निचली ग्रसनी भी कहा जाता है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है कंठ। देखो कंठ है लिखा हुआ, ग्रसनी कंठ। कंठ को वाक्य यंत्र भी कहते हैं। लंबी होती है, चौड़ी होती है, उपास्थि की बनी होती है, नलिका होती है। लेरिंग्स के आगे के भाग होती है ये, लेरिंग्स के आगे का ही भाग है कंठ। चौड़ी है, लंबी है। ओके। कंठ के बीच में दो स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसके सहायता से जब आवाज हम बोलते हैं वो कंपन होता है। कंपन से ही तो हमारी आवाज निकलती है। रज्जु जिनकी सहायता से कंपन होती है, वाणी बोली आवाज निकलती है, पैदा होती है। यहीं तक लिखाए थे, नहीं तक ना? आगे लिखो श्वास नली। क्या नंबर होगा? 5 नंबर लिखो। श्वास नली। श्वास नली, श्वास नली को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया है, कंठ को ग्रसनी कहते हैं। हाँ, उसको भी ट्रैकिया कहा जाता है। कंठ, क्योंकि कंठ को क्यों जानते हो? कंठ भी जो है श्वास नली का भाग है। कंठ है, वो है तो श्वास नली का भाग है वो भी, इसलिए हम उसको ट्रैकिया भी कह देते हैं। एक काम करो, इसको ट्रैकिया नहीं लिखना, रहने दो, इसको खाली श्वास नली लिखो। हम वहां पे ट्रैकिया लिख दिए हैं, हम देखेंगे इसका नामकरण ट्रैकिया होगा कि नहीं होगा। ठीक, अभी श्वास नली खाली लिखो। लिखो कंठ से आगे का भाग, कंठ से आगे का भाग श्वास नली कहलाता है। कंठ से आगे का भाग श्वास नली कहलाता है। श्वास नली की दीवारें, श्वास नली की दीवारें उपास्थि, 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 श्वास नली की दीवारें उपास्थि की बनी होती है। नहीं, उपास्थि की बनी, ऐसे नहीं, श्वास नली की दीवारें उपास्थि की बनी होती है। हाँ, ऐसे लिखो, उपास्थि की बनी होती हैं। उपास्थि की बनी होती हैं, और यही उपास्थियां, यही उपास्थियां, उपास्थियां वलयों के रूप में, वलयों ब्रैकेट में RING रिंग्स, और यही उपास्थियां वलयों के रूप में व्यवस्थित रहती है, व्यवस्थित रहती है। इसी कारण से क्या लिखा? इसी कारण से अधिक वायु आने पर भी, अधिक वायु आने पर भी यह पिचकती नहीं है, पिचकती नहीं है। अब एरो का साइन देके लिखो, श्वास नली आगे विभाजित होकर, श्वास नली आगे विभाजित होकर, श्वास नली आगे विभाजित होकर, श्वास नली आगे विभाजित होकर ब्रोंकस, ब्रोंकस,
श्वास नली आगे विभाजित होकर ब्रोंकस बनाती है, ब्रोंकस बनाती है। चलो लिख लिया, क्या लिखा, श्वास नली, श्वास नली। वैसे देखो इसको जो है ना, श्वास नली को ट्रैकिया, ट्रैकिया कहा जाता है, ठीक है। तो चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा देखेंगे इसको, ट्रैकिया, ट्रैकिया वैसे दो दो का नाम आ गया ना, कंठ को भी ट्रैकिया कहा जाता है। एक्चुअली बात है क्या, ट्रैकिया कहने के पीछे कारण ये है कि ये श्वास नली का ही एक भाग है वो भी, इसलिए। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद नाम पर हम बाद में संशय कर लेंगे कि एक सबका नाम अलग अलग क्यों है। देखो अभी हम क्या बात कर रहे थे, किसके बारे में, कंठ, ये श्वास नली के बारे में। ये जो देख रहे हो ना, ये बॉक्स बॉक्स टाइप का, ये क्या है, ये श्वास नली है। हेलो, क्या कर रहे हो, पढ़ो नहीं, बायोलॉजी समझो ना। ये जो देख रहे हो, ये सर्कल सर्कल टाइप का, इस तरह से घुमावदार पेचीदार, ये क्या है, ये श्वास नली है। और श्वास नली जो बनी होती है, वो जो बॉक्स देख रहे हो ना, वही उपास्थि है। क्या है वो, क्यों उपास्थि की बनी होती है, समझ रहे हो, उपास्थि की बनी क्यों होती है। देखो कंठ से आगे का जो भाग है वो श्वास नली कहला रहा है। इस नली में की दीवारें उपास्थि की बनी होती है, दीवार जो बना है उपास्थि की बनी है। उपास्थि के बचने का कारण क्या है, देखो ये उपास्थियां वलयों के रूप में व्यवस्थित होती है, वलय के रूप में, वलय, ये आकार वलय वाला आकार है, वलय वाला, ठीक। और इसी कारण से वायु की, वायु कितना भी वायु आएगा ना, कितना भी हवा आ जाए, ये जो है पिचकता न है, पिचक नहीं सकता है, बात समझ रहे हो। हवा अपर्याप्त मात्रा में भी कभी कभी हवा अगर आ जाती है तो इस कारण से ये पिचकती नहीं है ना ढहती है, इसमें ये खासियत है। और उपास्थि का बने, उपास्थि का वैसे कई चीज बनी होती है हमारी बॉडी में, आगे और हम समझेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है, खास करके जहाँ जोरों वाली चीज होती है वहां पे ये चीजें बनी होती है। एक अलग सुरक्षा प्रदान करता है, उसको पिचकने से बचाता है, मान लो उपास्थि के बनने का ये कारण है इस चीज का, ठीक। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्वास नली आगे जाके दो भागों में बट जाता है। श्वास नली आगे जाके दो भागों में, जैसे देखो ये श्वास नली है ना, तुम ध्यान से देखो कि ये श्वास नली हमारा आगे जाके दो भागों में बट चुका है। ये देखो, ये जो है यहाँ से ये हरा वाला भाग जो हम बनाए अभी, ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, देखो ये दो भागों में बटा है ऐसे। ये देखो ये जो श्वास नली आई है ऐसे, देखो तो इस तरह से बटा है, इस तरह से, बोलो इस तरह से बटा है, नहीं बटा है, बटा है ना। ये दो भागों में जो बटा, उन्हीं दोनों को हम ब्रोकस कहते हैं। श्वास, ये उसको तुम श्वसनी भी कह सकते हो या उसको तुम ब्रोकस भी कह सकते हो, याद रखना इस नाम को। श्वास नली आगे जाके दो भागों में इस तरह से बट जाता है, और दोनों भाग बटने का कारण ये है, एगो चला जाएगा इस फेफड़ा में, एगो चला जाएगा इस फेफड़ा में। फेफड़ा तो दो होता है हमारे पास, एक इधर और एक इधर, दो फेफड़ा होता है। तो दोनों फेफड़ा किससे जुड़ा होता है, ब्रोकर से, इसको देखो यहाँ लिखा है ना, ब्रोकस से जुड़ा होता है, जिसको श्वसनी कहते हैं। हम सीधे शब्दों में इतना समझ सकते हैं कि हमारा जो श्वास नली है वो आगे जाके दो भागों में बट जाती है। उस दोनों भाग को हम ब्रोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोकस कहते हैं, या श्वसनी कहते हैं, या क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब ब्रोकस बढ़ चुका है तब तो ब्रोकस के बारे में पढ़ोगे ना। अब हेडिंग अगला दोगे, ब्रोकस क्या है। लिखो नंबर 5, ब्रोकस 6 होगा, 6 नंबर लिखो, ब्रोकस फटाफट लिखो। ब्रोकस कहीं लिखा हुआ है क्या बोर्ड पे, कहाँ, हाँ ब्रोकस, श्वसनी, ब्रैकेट में लिखना श्वसनी, श्वसनी ब्रोकस। अच्छा ये बता मुझे, एक मिनट रुको, एक काम करो, वो जो लिखा है श्वास नली उसको ब्रैकेट में ट्रैकिया लिख ही दो, ठीक है, लिख दो, हम बाद में देख लेंगे। ट्रैकिया लिख दो, श्वास नली यहाँ लिखा हुआ भी है ट्रैकिया, उसको ट्रैकिया कहते हैं, ठीक, ट्रैकिया लिख देना, क्योंकि बार बार यहाँ पे शब्द आ रहा है ट्रैकिया के बारे में।
श्वास नली बहुत कम जगह लिखा है, हम बोलेंगे समझ में मिस्टेक हो जाएगा तुम्हें। श्वास नली को हम ट्रेकिया भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब समझना कि श्वास नली का आगे, यहाँ तक श्वास नली है ना, यहाँ तक श्वास नली मतलब यहाँ तक क्या हुआ, ट्रेकिया। तो श्वास नली के आगे मतलब ट्रेकिया के आगे ये दोनों क्या है, ब्रोकस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि श्वास नली के आगे का भाग ट्रेकस कहलाता है। नहीं नहीं नहीं, ब्रोकस कहलाता है। श्वास नली से आगे का भाग क्या कहलाता है, ब्रोकस बोल सकते हैं ना। या फिर ट्रेकिया के आगे का भाग ब्रोकस कहलाता है। ट्रेकिया क्या, श्वास नली। शाम में कितना बजे क्लास है? जमुना आई थी क्या, और आया था? शाम में 3 बजे आओगी। तुम लोग का क्या विचार है, शाम में तो नहीं पढ़ पाओगे? 4 बजे फिर मान के चलो हम बिजी हो जाएंगे। 4 बजे ये लोग आएगा, फिर 4 बजे उधर उनका भी क्लास है। अभी नहीं बैठ पाओगे, एक आध घंटा रुक पाओगे? हाँ, भूख वूख लग गया होगा। छोड़ो, समय को 4 बजे बता देंगे, रहने दो, क्योंकि इसका मन ना है। दो चाबी, दो चाबी। हाँ चलो देखो, अरे पानी बोले थे लाने के लिए, लाया था? पानी नहीं लाया था? चलिए देखो यहाँ, अब समझो। तो ट्रैकिया, हेलो, श्वास नली को ट्रैकिया बोलेंगे ना अब। तो ट्रैकिया के आगे का भाग क्या कहलाता है, ब्रोकस। श्वास नली के आगे का भाग क्या कहता है, या श्वसनी। तो श्वास नली के आगे का भाग श्वसनी कहलाता है या ब्रोकस कहलाता है। या तो हम ट्रैकिया बोल सकते हैं, ट्रैकिया के आगे का भाग ब्रोकस कहलाता है या श्वसनी कहलाता है। चलिए ठीक है, इतना सा लिख सकते हैं ब्रोकस में। ट्रैकिया आगे जाकर, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, एक नया सा इसको एक नाम देने वाले हैं। ये श्वास नली है ना, बताओ हमको, ये श्वास नली है, ये श्वास नली है कि नहीं, बताओ। ये श्वास नली है, और श्वास नली आगे जाके इस तरह से बट गया, बटा ना। एक बात बताओ, इसको अगर सीधा कर देंगे तो वाई बनेगा, वाई, एबीसीडी वाई नहीं होता है। तो श्वास नली आगे जाके वाई वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, नहीं बना रहा है वाई वाला स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोल सकेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ट्रेकिया आगे जाकर उल्टे वाई के आकार में 2 शाखाओं में बट जाता है। ट्रेकिया आगे जाके उल्टा वाई, उल्टे वाई के आकार में 2 शाखाओं में बट जाता है। शाखा मतलब भाग, ई एक शाखा, ई एक शाखा, 2 शाखा में बट गया, ये भी लिख देंगे हम, बहुत अच्छा है। और प्रत्येक शाखा ब्रोकस कहलाता है। प्रत्येक शाखा क्या कहलाता है, लिखो लिखो। ट्रेकिया के आगे का भाग, ट्रेकिया के आगे का भाग ब्रोकस कहलाता है। ट्रेकिया, अब देखो दोनों नाम हम नहीं लिखा सकते हैं, नहीं तो दोनों नाम लिखाते ये लिखाते, श्वास नली के आगे का भाग श्वसनी, ब्रोकस, जो भी हो। तो इस 2 नाम वो वाला याद रखना, श्वसनी और श्वास नली, ठीक है। श्वास नली के आगे का भाग श्वसनी, या फिर कहेंगे हम ट्रेकिया के आगे का भाग ब्रोकस, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है, ट्रेकिया के आगे का भाग ब्रोकस कहलाता है, ब्रोकस कहलाता है, पूर्ण विराम। यह ट्रेकिया आगे जाकर, यह ट्रेकिया आगे जाकर उल्टे वाई, वाई लिखना किस में जानते हो, इंग्लिश में वाई लिखना, उल्टे वाई, इंग्लिश में वाई लिखना, उल्टे वाई के आकार में, उल्टे वाई के आकार में 2 शाखाओं में बट जाती है, 2 शाखाओं में बट जाती है, बट जाती है। प्रत्येक शाखा ब्रोकस कहलाती है, प्रत्येक शाखा ब्रोकस कहलाती है, प्रत्येक शाखा क्या कहलाती है, ब्रोकस कहलाती है। हाँ अब देखो, अब ये दोनों ब्रोकस जो है,
ये जो दोनों ब्रोकस है, दोनों ब्रोकस किससे जुड़ा है? फेफड़ा से। किससे जुड़ा है? फेफड़ा। अब फेफड़ा के बारे में पढ़ोगे, आज तो तुम्हारे फेफड़ा का तो पता नहीं क्या करेंगे हम। लिखो फेफड़े, फ का फ और फेफड़े, लिख लो फेफड़े। फेफड़े लिखा। अब मेन पार्ट आ रहा है, फेफड़े लिखो। अच्छा, दोनों ब्रोकस जो है, ध्यान दो, दोनों ब्रोकस जो है वो एक एक फेफड़े से जुड़ा होता है। ये वाला ब्रोकस इस फेफड़े से जुड़ा है और ये वाला ब्रोकस इस फेफड़े से जुड़ा है ना। दोनों ब्रोकस अलग अलग फेफड़े से जुड़ा होता है, ठीक है। प्रत्येक फेफड़ा, अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रत्येक फेफड़ा को देखो कि दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है। प्रत्येक फेफड़ा जो है तुम्हारा, ये जो प्रत्येक फेफड़ा है, ये हो गया पहला झिल्ली, ये हो गया ऊपर वाला, ये दूसरा झिल्ली। दो झिल्ली है ना, झिल्ली समझ रहे हो ना, एक तरह से आवरण, उसका सुरक्षा कवच। तो देखो दो लाइन खींचे हम इस तरह से, ये ऐसे जब हम अथी बनाए हैं, ये दोनों फेफड़ा अगर मिलाते हैं दिल बन रहा है क्या? दोनों फेफड़ा इस तरह से, कोई बात नहीं, चलो हटा। ये फेफड़ा को तुम ध्यान से देखो, इस तरह से फेफड़ा जब हम बनाए हैं, एक लाइन नहीं, इसके ऊपर एक और लाइन खींचे हैं ना। ये दो लाइन खींचने का मतलब ये हो गया कि ये दोहरी झिल्ली हो गया। एक को खींचते तो पहली झिल्ली होता, दो खींचे हैं, दोहरी झिल्ली हो गया। तो जो हमारा फेफड़ा है, हम लोगों का जो फेफड़ा है, वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कितने झिल्ली से? चलिए, जिन्हें हम फुफ्फुस वर्णी या पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं। फुफ्फुस वर्णी, इन दोनों झिल्ली, इसको झिल्ली से जो है, इस पूरे को हम फुफ्फुस वर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस वर्णी। ब्रोकस जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है, ब्रोकस जब फेफड़े से, देखो ये हो गया फेफड़ा तुम्हारा, ठीक, और ये ब्रोकस देखो फेफड़ा के अंदर घुसा है ना, ये भी ब्रोकस देखो फेफड़ा के अंदर में घुसा है ना। जब ब्रोकस फेफड़ा के अंदर में जाता है ना, तो वहां छोटी छोटी अनेक शाखाओं से विभाजित हो जाता है। अब देखो, पहले इसको और पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शाखा को ब्रोंकियोल कहते हैं। प्रत्येक शाखा को ब्रोंकियोल, देखो ध्यान देना। अब ये जो है तुम्हारा, ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये था मेरा श्वास नली, यानी कि ये ट्रैकिया। ये आगे जाकर इस तरह से दो भागों में बट गया। दोनों भाग को हम ब्रोकस कहे, दोनों भाग को क्या कहे? और ये दोनों ब्रोकस जो है, ये किस में चला गया है? तो ध्यान से देखो, तो ये चला गया है किसमें? दिल बना दिया हम लोग को। ये दोनों देखो, ये किस में चला गया है? तो हमारा फेफड़ा में। ये भी फेफड़ा है और ये भी फेफड़ा है, ये भी फेफड़ा है और ये भी फेफड़ा है। देखो दोनों फेफड़ा हो गया है ना, ये फेफड़ा है, फ का फ और वहां का फेफड़ा, इधर भी ये फेफड़ा है, अतः दोनों फेफड़ा में चला गया। अब ये दोनों जो ब्रोकस है, फेफड़ा के अंदर में जाकर अलग अलग शाखाओं में बट जाता है। शाखा समझते हो ना, ये अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। कैसे? देखो ये इधर ऐसे, इधर, रुको रुको, देखो देखो कितना भागों में बढ़ जाएगा। एक हुआ, एक हुआ, ध्यान देखना ध्यान से। देखो कितनी शाखाओं में बटा है, अलग अलग शाखाओं में। यही एक, ये जो दोनों ब्रोकस देख रहे हो, फेफड़ा में जाके अलग अलग शाखाओं में बट जाता है। और प्रत्येक शाखा जो है, एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, चार शाखा, प्रत्येक शाखा को हम ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। अब आगे सुनो, देखो तो कई शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रत्येक शाखा क्या कहलाता है? कैमरा ने हिला दिया, कैमरा नहीं लिया रे पागल। हाँ सुनो, तो क्या समझा? श्वास नली को और क्या नाम से जानते हैं? ट्रैकिया के नाम से। किस नाम से? ट्रैकिया। आगे जाके कितने भागों में बटेगा? कितने भागों में? प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? या श्वसनी, या वो दोनों श्वसनी, मतलब दोनों ब्रोंकस आगे जाके किसमें हस्तक्षेप, किसमें घुस जाता है? जाके फेफड़ा में। दोनों ब्रोंकस आगे जाके फेफड़ा में चला जाता है। अब फेफड़ा में जाने के बाद वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। जैसे ये हाथ हो गया, ये 5 उंगली में बटा ना। अच्छा, ये हाथे का ना भाग है उंगली, ये हाथ समझ लो तुम्हारा है ब्रोंकस। क्या है? ये ब्रोंकस आगे चल के, हाथ आगे चल के 5 भागों में बट गया।
ये हाथ है क्या? है हाथ है, लेकिन इसको उंगली बोलते हैं। एक नया नाम दिए कि नहीं दिए? प्रत्येक को हम देखो, मेरा हाथ आगे चल के 5 भागों में बट गया, मेरा हाथ आगे चल के कितने भागों में बट गया? प्रत्येक भाग को हम क्या बोले? उंगली। प्रत्येक भाग को क्या बोले? उसी तरह से ब्रोंकस आगे चल के फेफड़ा में जाने के बाद 5 भागों में बट जाता है। अब प्रत्येक भाग को हम कहते हैं ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो अलग अलग शाखा को हम ब्रोंकियोल कहेंगे, कहेंगे ना। अच्छा, ये देखो कि हाथ का उंगली मेरा ब्रोंकियोल कहलाया, ठीक। लेकिन इस ब्रोंकियोल में भी नाखून दिख रहा है क्या? नाखून को क्या, नाखून एक नया नाम दिया ना, इस ब्रोंकियोल में भी एक नया चीज देखने को मिला, नाखून। क्या देखने को मिला? इसको हम नाखून बोल दिए। नाखून में हथे का भाग है जबकि। इसी तरह से प्रत्येक ब्रोंकियोल जो है, ध्यान देना, ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल पतली भित्तियों वाली कुपिकाओं में खुलता है। ये ब्रोंकियोल जो है पतली भित्ति वाले कुपिकाओं में खुलता है। इन कुपिकाओं को वायु कोष या एल्बियोलाई कहते हैं, ठीक है। इनकी भित्तियों में एक कोशिका का जाल बिछा होता है। कोशिका पलोन्मी धमनी द्वारा लाए गए रक्त को भरी रहती है। ये इस तरह से देखो, ये रहता है ऐसे। बताए थे, बताए थे ना, बोलो। जिलेबी इस तरह से। अब बताओ, इसके बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक ब्रोंकियोल जो है, प्रत्येक ब्रोंकियोल पतली भित्तियों वाली कोशिकाओं में खुलता है। कोशिकाओं में, ये जितना देख रहे हो ये सब कोशिका है। ये क्या है? ये क्या है? अब बताना इस कोशिका में क्या होता है, ध्यान देना। ये इस कोशिका में, इस कोशिका में ध्यान देना क्या होता है। इन कोशिकाओं को वायु कोष या एल्बियोलाई कहते हैं। इस कोशिका को हम कोशिका भी कह सकते हैं, यानी इसको जो है, इसको तुम यहाँ पे कोशिका लिखा है कहीं, ये कोशिका कोष है या वायु कोष भी बोलते हैं इसको। कोशिका कोष या वायु कोष, और एगो नाम है इसका वायु कोष, या एक नाम और है इसको एल्बियोलाई, या इसी को एल्बियोलाई भी कहते हैं। बात समझा कुछ? हमारा प्रत्येक जो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल किसका भाग है? ब्रोंकस का। ब्रोंकस आगे चल के जितने भागों में बटा, सब भाग ब्रोंकियोल कहलाया। और वही ब्रोंकियोल आगे चलकर एक कुपिका में खुलता है। कुपिका मतलब एक इतना इतना कुप्पी टाइप का है ना, इतना इतना कुपिकाओं में खुलता है। और वो प्रत्येक कुपिका को या तुम कुपिका कोष कहो, या उसको वायु कोष कहो, या तुम उसको एल्बियोलाई कहो। क्या कहो? एल्बियोलाई, ठीक है। अब आगे समझना, इनकी भित्तियों में एक कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। ये जो एल्बियोलाई है, ये जो एल्बियोलाई है, ये एल्बियोलाई, एल्बियोलाई जो है, ये एल्बियोलाई, ये एल्बियोलाई जो है, ये एक कोशिकाओं, इसमें इसकी भित्तियों में, इनकी भित्तियों में एल्बियोलाई जो है, अच्छा भित्ति क्या होता है? ऊपर वाला, अंदर वाला जो पतली आवरण होता है उसको भित्ति कहते हैं। इनकी भित्तियों में एक कोशिका का जाल बिछा होता है। क्या बिछा होता है? किसका जाल? कोशिका का जाल बिछा होता है। ये कोशिकाएं, कोशिका का जाल बिछा होता है। ये कोशिकाएं पलोरमनरी पल्मोनरी, लिख देता हूं मैं, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे। पल्मोनरी, सॉरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से, यानी इनके द्वारा लाए गए रक्त से, संयुक्त रक्त, इनके द्वारा लाए गए रक्त से ये इस तरह से भरा होता है, ठीक है। अब समझना, पल्मोनरी जो है धमनी द्वारा लाए गए रक्त से भरी रहती है। दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 700 कुपिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये जो है ना कुपिका का गुच्छा है, ये क्या है? गुच्छा। तो कितना गुच्छा होता है? दोनों फेफड़ा को मिला दोगे तो 700 कुपिकाओं की गुच्छा, कुपिकाओं की गुच्छा या गुच्छे। ध्यान देना, किसमें है ना, देख रहे हो कोशिश, ये सब कुपिका है, ये सब। दूसरा फेफड़ा ढक दिए हैं, दोनों फेफड़ा खोलना जरूरी है। एगो फेफड़ा ढक को रखे हैं, एगो अंदर वाला बाहर वाला दोनों आवरण पर हो गए। बात समझना, इसके ये अंदर का भाग है फेफड़ा का, ये फेफड़ा के बाहर का भाग है। हम फेफड़ा के बाहर वाला भाग में भी देखेंगे क्या क्या है। अब फेफड़ा के अंदर में इसमें देख लो, दोनों फेफड़ा खोलेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। दोनों ने खोले हैं, एक तो ढकले रहने दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, तो दोनों फेफड़ा को मिलाकर कितना गुच्छा कुपिका होता है? 700 गुच्छा कुपिका। कितना? 700 गुच्छे। कुपिकाओं की भीतरी सतह पर सल्की, कुपिकाओं की भीतरी सतह पर सल्की एपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं।
कुपिका का जो भीतर वाला जो कुपिका का जो भीतरी थी है हाँ भीतरी सतह, भीतरी सतह, इस भीतरी सतह पर क्या पाया जाता है? सल्की, सल्की, सल्की एपिथिलियम, एपिथिलियम, एपिथिलियम उत्तक, सल्की एपिथिलियम उत्तक पाए जाते हैं। कुपिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल वास्तविक रूप से बढ़ जाता है। इसी कुपिका के कारण जो है अंदर वाला क्षेत्रफल किसका बढ़ जाता है? फेफड़ा का, फेफड़ा का बढ़ जाता है। ठीक है, इनका कुल सम्मिलित क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग मीटर होता है। फेफड़ा का अंदर का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो 80 वर्ग मीटर होता है, 80 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, लगभग होता है, जो हमारे शरीर के कुल क्षेत्रफल से भी बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। इतना सा पढ़ना था किसके बारे में? फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा के बारे में जो अभी तक बताया बस इतना ही है। अब एक बार मुझे बताओ रे भाईजान करके बताओ, शुरू से बताओ कि हमारा जो ये श्वास नली है, ट्रेकिया, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, उल्टा वाय। ट्रेकिया क्या है? नहीं, ट्रेकिया उल्टा वाय नहीं है। ट्रेकिया तो श्वास नली है। कहाँ चला गया दिमाग? ट्रेकिया क्या है? श्वास नली। ट्रेकिया आगे जाके दो भाग में डिवाइड होता है, उसको उल्टा वाय बोलते हैं। और उस उल्टा वाय को, उल्टा वाय के आकार में जो बढ़ता है उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस, ब्रोंकस उल्टा वाय के आकार का होता है और उसका दोनों दो ब्रोंकस जो है दोनों जाके फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में जाके अलग अलग भागों में बट जाता है, अलग अलग शाखाओं में बट जाता है। प्रत्येक शाखा को क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रत्येक शाखा को, किसकी शाखा? ब्रोंक, किसकी शाखा? नहीं, ब्रोंकियोल की शाखा। अभी हम क्या बता रहे थे? ब्रोंकस की शाखा को क्या कहते हैं? अच्छा हाँ, तब तो ठीक है। लगता है हम ही गलत बोल दिए, ऐसा भी होता है कभी कभी, कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए सोर्स फिर से एक बार। ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, दोनों पार्ट ब्रोंकस कहलाता है और वो ब्रोंकस चला जाता है दोनों बगल के फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रत्येक शाखा को हम ब्रोंकियोल कहते हैं। ब्रोंकियोल आगे जाके कुपिकाओं में खुलता है, छोटे छोटे कुपिकाओं में। दोनों फेफड़ा को मिला दे 700 कुपिका पाए जाते हैं, 700 कुपिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। और दोनों जो ब्रोंकियोल है, प्रत्येक ब्रोंकियोल कहाँ खुलता है? जाके कुपिकाओं में खुलता है। किसमें खुलता है? अब उस कुपिकाओं के बारे में मैंने क्या बताया कि जो हमारा कुपिका है उसकी भीतरी सतह पर जो है सल्की एपिथीलियम नाम का उत्तक पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो एक स्टार पॉइंट है, रहने देंगे इसको हमें भी हम। लेकिन मेन चीज जो समझना ये है, हमारा जो कुपिका है उसमें रक्त लाने का काम करता है पल्मोनरी धमनी। कौन करता है? कौन करता है? ब्लड, 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 रक्त, रक्त, रक्त को लाने का काम करता है पल्मोनरी धमनी। कौन करता है? पल्मोनरी धमनी करता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का नाम सुने हो? हीमोग्लोबिन आगे चल के अब तुम वही समझोगे हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है समझोगे। ब्लड को यहाँ से वहां ट्रांसफर पहुंचाने का काम जो करता है ना, वो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक जो ब्लड को पहुंचाएगा वो हीमोग्लोबिन ही पहुंचाएगा। उसका काम है, सवारी गाड़ी है, सवारी बैठा उस पर नोगछिया पहुंचा के वापस आ जाता है, वापस फिर उधर से सवारी लाएगा इधर से पहुंचाएगा। ऐसा ही काम करते रहता है वो आएंगे तो हम समझाएंगे वहां पे। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर जो कुपिकाओं में जो ब्लड लाने का काम कर रहा है वो पल्मोनरी धमनी कर रहा है ना। समझा बात को? चलो अब इसको लिख लो। ये थोड़ा सा बड़ा इसका पॉइंट था फेफड़ा। इसके बाद डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। लिखो, लिखो, दोनों ब्रोंकस से एक एक फेफड़े लगे होते हैं, एक एक फेफड़े लगे होते हैं, एक एक फेफड़े लगे होते हैं, एक एक फेफड़े लगे होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है।
प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है, जिन्हें हम फुफ्फुसावर्णी जिन्हें हम फुफ्फुसावर्णी फुफ्फुसा लिखे हैं कहीं, फॉर्स का फफा संयुक्त फुफ्फुसा, फुफ्फा और मोसा को मिलाकर फुफ्फुसा होता है, जान लो। फुफ्फुसावर्णी, फुफ्फा और मोसा को मिला दोगे तो फुफ्फुसा बनेगा, नहीं बनेगा। फुफ्फुसावर्णी या पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं, या पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं, पल्मोनरी झिल्लियां या पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं। देखो, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, उसी दोहरी झिल्ली को हम बोलते हैं फुफ्फुसावर्णी या पल्मोनरी धमनी कहते हैं। पल्मोनरी धमनी नहीं, पल्मोनरी धमनी नहीं, पल्मोनरी झिल्ली कहते हैं, सॉरी। ठीक है, आगे समझो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना इसके बारे में, पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो या उसी में लिख सकते हो, पुनर्विराम देके लिखो। ब्रोंकस जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है, ब्रोंकस जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है, तब वह छोटे 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 अनेक शाखाओं में, छोटे छोटे अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। प्रत्येक शाखा को ब्रोंकियोल कहाँ लिखे, प्रत्येक शाखा को, ये सब जितना शाखा देख रहे हो ना, प्रत्येक शाखा, ये सब शाखा, प्रत्येक शाखा को हम कहेंगे, इस शाखा को, प्रत्येक शाखा को ब्रोंकियोल लिख लो। ब्रोंकियोल का स्पेलिंग, ब्रो संयुक्त आकार अनुस्वार कोहर्सिका ओ एल, यानी कि लो। प्रत्येक शाखा को ब्रोंकियोल कहते हैं, प्रत्येक शाखा को क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। क्लास में याद हो जाना चाहिए। पुनर्विराम। ब्रोंकियोल पतली भित्तियों वाली, ब्रोंकियोल पतली भित्तियों वाली कुपिकाओं में खुलते हैं। ब्रोंकियोल पतली भित्तियों वाली कुपिकाओं में खुलते हैं, कुपिकाओं में खुलते हैं। इन कुपिकाओं को वायु कोश या, इन कुपिकाओं को वायु कोश या एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। इनकी भित्तियों में एक कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, इनकी भित्तियों में एक कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। एक कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। ये कोशिकाएं पल्मोनरी धमनी द्वारा, ये कोशिकाएं पल्मोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से, ये कोशिकाएं पल्मोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से भरी रहती है। लाए गए रक्त से भरी रहती है।
स्टार देके लिखो, दोनों फेफड़ों को मिलाकर, दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 700 कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 700 कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। अगला स्टार देखिए लिखो, कोशिकाओं की भीतरी सतह पर, कोशिकाओं की भीतरी सतह पर सल्की एपिथीलियम, सल्की एपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं। सल्की एपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं। लिखा? क्या लिखा? लास्ट पॉइंट क्या लिखा अभी? अच्छा ठीक है, क्या लिखा है? कोशिकाओं की भीतरी सतह पर सल्की एपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं। लिखो अगला स्टार, कोशिकाओं के कारण, कोशिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल, कोशिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल बढ़कर, कोशिकाओं का आंतरिक क्षेत्रफल, नहीं, कोशिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल, कोशिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल बढ़कर 80 वर्ग मीटर के लगभग हो जाता है, जो कि 80 वर्ग मीटर हो जाता है, जो कि शरीर के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है, जो कि शरीर के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। एक ठो और पढ़ाएंगे अब डायफ्राम के बारे में, इसके बाद ई तो समाप्त हो जाएगा, तब इसके कुछ कुछ वर्किंग कंडीशन को पढ़ेंगे। डायफ्राम, 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 पहले डायफ्राम पढ़ा ही देते हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है तुम लोगों से, पहले डायफ्राम पढ़ा देते हैं। चलिए इसको समझ गया ना, अब हम समय नहीं लेंगे, दोबारा इसको नहीं समझाएंगे, समय लगता है तो आगे इससे अच्छा पढ़ा देते हैं, इसको घर में रिवाइज करना, ठीक है। चलिए क्या हुआ? 7 ना, लास्टली अब लिख लो एगो और 8, 8 नंबर लिख लो, डायफ्राम। डायफ्राम लिख लो, डायफ्राम इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में लिखो, लिखो डायफ्राम एक लचीली, डायफ्राम एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है, लचीली परंतु मजबूत रचना होती है, जो जो वक्ष को, वो अक्ष, जो वक्ष, वक्ष को इंग्लिश में थोरैक्स कहते हैं, जो वक्ष को यानी कि थोरैक्स को
उदर से अलग करती है, उदर एब्डोमेन, उदर से हर्षोद और उदर अलग करती है। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर, यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के आयतन को, वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाने या घटाने का काम करती है, बढ़ाने आयतन को घटाने या बढ़ाने का काम करती है, जिसके कारण फेफड़े फूल पिचकते और फूलते हैं, जिसके कारण फेफड़े पिचकते और फूलते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसको समझ लो। डायफ्राम पहली बात तो लचीली होती है लेकिन मजबूत होती है, होती लचीली है लेकिन मजबूत होती है, जो वक्ष को उदर से अलग करती है। वक्ष को किससे करती है अलग? उदर से। अब समझना वक्ष को उदर से अलग कैसे अलग करती है। ये जो है ना उदर, उदर इसके नीचे होता है, उदर मतलब पेट की बात कर रहे हैं हम, उसको इससे अलग करती है, ठीक है। वक्ष, यही वक्ष है मेरा, वक्ष को उधर से अलग करती है। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलता है, ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलता है, फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या वक्ष गुहा के आयतन को वक्ष गुहा, हाँ, वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं। अब समझो यह जो है ऊपर और नीचे की ओर फैलता है, ऊपर और नीचे को फैलता है, क्यों फैलता है बताते हैं। इसका काम है फैलना, जो कि इसके आयतन को जो है, इसके आयतन को या तो अगर ऊपर जाएगा तो आयतन, उसका आयतन घटा देगा इसका आयतन, नीचे आएगा तो उसका आयतन बढ़ा देगा, एक ये काम हो गया। ये तब फूलता है जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना डायफ्राम फूल जाता है, सांस छोड़ते हैं डायफ्राम फिर जो है पिचक जाता है। इसका काम है फूलना और पिचकना डायफ्राम का, इतना सा ही काम है इसका। और हम लोग जो श्वास लेते हैं, हम लोग जो श्वास लेते हैं, ध्यान रखना। अच्छा इसके नीचे उदर होता है, उदर मतलब एक तरह से समझ लो कि पेट, या फिर उसको महिलाओं के लिए कह सकते हो तुम बच्चादानी कह सकते हो, ठीक। अब समझो इसके नीचे होता है बच्चादानी महिलाओं के, और हम लोगों का पेट होता है। तो जनरली ऐसे हम लोग अगर नॉर्मल है ना, तो हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वास, तो श्वास जो एयर है ना वो डायफ्राम में जाता है, ठीक, जिसके कारण डायफ्राम फूलता है फिर वापस आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जब गर्भाधान, गर्भाशय होता है, उनका पेट जब फूलता है, जब मतलब कि बच्चादानी में जब बच्चा होता है, मान के 6, 7, 8 महीने के, 9 महीने के बच्चे हो गए, बड़े हो गए, तो उस कंडीशन में पेट तो बड़ा हो जाता है। अब जब पेट बड़ा हो जाता है तो ये जो डायफ्राम है, अब ये डायफ्राम तो ऊपर ऊपर पिचक गया है, ठीक। अब यहाँ तक तो बच्चादानी है, यहाँ पे से फूल जाता है यहाँ तक, ठीक। अब ये फूल नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि बच्चा है नीचे, बच्चा है, इसको फूलने के लिए उतना जगह ही नहीं मिलता है, आयतन नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो फूल नहीं पाता है। और जब ये फूल नहीं पाएगा तो सांस कैसे लेगा? तो महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो वो डायफ्राम, डायफ्राम में उसका एयर नहीं जाता है, श्वसन की प्रक्रिया में डायफ्राम काम नहीं करता है, ठीक है। तो काम क्या करता है ये भी बता देते हैं, काम कैसे होता है आखिर, समझना ध्यान से। तो बच्चादानी के कारण डायफ्राम तो ठीक है भाई फूल नहीं पाता है, डायफ्राम को जगह ही नहीं, तो फूलेगा कैसे, क्योंकि वहां तक तो बच्चा ही है। यहाँ पर महिलाएं इस कंडीशन में तुम देखना, जब वो खास करके जब गर्भवती रहती है तो उस समय उसका सांस फूलता ज्यादा है ना, ऊपर ज्यादा सांस फूलता है, ऐसे बोल नहीं पाएगी इस तरह से। चीटी काट लिया रे, पैर में सला चीटी कैसे गया। अब फुल पैर नीचे नहीं हो रहा है, ले नीचे ये नहीं हो रहा, होता है तो बाले टूट रहा है। हो गया, चल चल चल, हाँ। अब समझना क्या समझा रहे थे, डायफ्राम के बारे में समझा रहे थे, हाँ।
तो जब यहाँ पे बच्चा रहता है यहाँ तक, तो डायफ्राम तो फूल नहीं पाता है, इसके कारण उसकी सांस भी फूलता है ना। तब महिलाएं गर्भवती की स्थिति में डायफ्राम से नहीं, उनका श्वसन की प्रक्रिया पसलियों से होता है। किससे होता है? पसली का नाम सुने हो? हड्डी पसली नहीं कहता, मार के हड्डी पसली तोड़ देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे, पसली टूट गया, उस कंडीशन में महिलाओं की पसली से श्वसन की प्रक्रिया होती है। अगर पसली टूट गया तो गया काम से, श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगा और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो गर्भवती की स्थिति में उनका जो डायफ्राम काम नहीं करता है, उनकी श्वसन की प्रक्रिया जो पूरी होती है वो पसलियों से होती है, ठीक, पसली साइड में होता है। और बाकी ऐसे नॉर्मल हम लोगों का डायफ्राम काम करता है, ठीक है। यहाँ तक डायफ्राम के कंडीशन को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। और अब हम लोग थोड़ा सा निपुण हो चुके हैं इन चीज़ों में, और अब हम लोग चलेंगे पढ़ने के लिए क्या, तो मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब काम कैसे होता है। अभी तक तो ये देखो किसका क्या काम है, ये बात पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे कि श्वास मतलब कि जो हवा, अभी तो यही जाने हो हवा कहाँ कहाँ से गुजरेगा, बस प्रोसेस क्या है, श्वसन की प्रक्रिया पूरी अब कैसे होगी, पूरी कैसे होगी, इन चीजों को अब समझना है कि अंतः श्वसन क्या है, निःश्वसन क्या है, बाह्य श्वसन क्या है, उच्छ्वसन क्या है, गैस विनिमय क्या है। जैसे ना है कि मान के चलो कि खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहले बर्तन जो जो जरूरी है वो सब ला लिए, जो जो चीज़ें जरूरी है खाना पीना बनाने, चावल गेहूँ या फिर दाल सब कुछ लाया हुआ है, आलू टमाटर सब कुछ, छुरी भी लाया हुआ है। अब बनेगा, तो बनना एक अलग प्रक्रिया है, बनता किसमें है अभी वो जान चुके हो, लेकिन अब बनेगा कैसे उन चीजों को समझेंगे, ठीक। 1 मिनट के लिए हम रोकेंगे थोड़ा सा वीडियो को। कितना बन चुका है वीडियो? 52 मिनट। चलिए अब देखो, अब लिखो किसके बारे में अब लिखना है, मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में। हेडिंग दो, कहाँ चीटी काटा हमको पैर में, अभी तक लहर रहा है। अरे लाइट कौन काट कुट कर रहा है जी? हाँ, इसको मिटावत है बायोलॉजी, बायोलॉजी। हेडिंग दो, मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। अरे बोर्ड पे चीटी है क्या? बहुत ज्यादा काट रहा है? कहाँ से आया इस शर्ट में? कहीं इसमें सट के बैठते हैं, इसमें तो नहीं सट रहा है जी। पैर तर में काट के पैर फुला दिया नस मेरा। हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? माइक ठीक है ना? ऐसे ये रखेंगे ना, ऐसे झुक जाता है, यहीं पे रखना पड़ेगा। देखते रहना माइक, 1 घंटा हो चुका, कभी भी बंद हो सकता है। मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि हेडिंग दे दिया। चलिए क्रियाविधि इसका देखो कौन कौन सा क्रियाविधि है, लिखो नीचे लिख लो, मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि निम्नलिखित तरीकों से पूरी होती है।
लिखो जल्दी जल्दी लिखो। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चारों लिख लो जल्दी इंग्लिश को। जैसे चारों लिख लोगे, पहला नंबर लिख के डैश देना। अंतः श्वसन पहले लिख के डैश देना। अंतः श्वसन क्या है, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ लिखोगे अंतः श्वसन क्या है, क्योंकि पहला इस प्रकार में पूरा लिखाइए ना दिए। अंतः श्वसन को निःश्वसन भी कहते हैं, इतना लिख लेना। अंतः श्वसन या निःश्वसन क्या है, ठीक। पहला नंबर अंतः श्वसन या निःश्वसन क्या है। डैश दिया, जल्दी करो ना, आज इसको खत्म करना है मुझे। परिवहन शुरू होगा कल, इसको आज खत्म कर देंगे। देखते हैं, अगर हो गया अभी तो अभी है, नहीं हुआ अभी तो अलग बात है। लिखो वातावरण की वायु को, पहला नंबर में वातावरण की वायु को, वातावरण की वायु को फेफड़ों में प्रवेश करना, फेफड़ों में प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन कहलाता है, लिखा। निःश्वसन, जिसको कि निःश्वसन बोलते हैं, अंतः श्वसन भी बोलते हैं। अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंतः मतलब अंदर, यानी कि हवा, यानी ऑक्सीजन को अंदर जो तुमने लिया, हवा को अंदर लिए तो अंतः श्वसन हुआ। उसी को निःश्वसन भी बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, निःश्वसन भी बोलेंगे, ठीक है। बस निःश्वसन में इतनी तो है। अब कुछ समझने वाली बात है, जरा तुम लोग कुछ पूछे बताओगे। ये बताओ कि जैसे अंतः श्वसन जो होगा, अंतः श्वसन मतलब निःश्वसन जो होगा, हवा को जो हम अंदर लेंगे, तो बताओ कि डायफ्राम जो होगा वो फूलेगा या पिचकेगा, फूलेगा, ठीक है। तो वो ये डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होगा या ऊपर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर संकुचित होगा फूलने पर, ठीक है, नीचे की ओर। सीने की जो पसलियां हैं, पसलियां वो फैलेगी या फिर सिकुड़ेगी, बताओ। सीने की जो पसलियां हैं, ये सब, जैसे हम सांस लेते हैं तो फैलता है ना, फैलता है, नहीं फैलता है, छोड़ते हैं फिर पिचक जाता है, होता है ना। सांस लेके देखो, लंबा सांस लो, नाक को ऐसे, नाक को पहले खोल लो पूरा ढक्कन, नाक को बड़ा कर लो फैला के, उसके बाद सांस लो। अब देखो सांस लिया, ये क्या हो गया, निःश्वसन, इसको कहते हैं अंतः श्वसन। अब छोड़ो इसको, छोड़ो, छोड़ दिया, उसको कहेंगे हम बाह्य श्वसन, उच्च श्वसन कहेंगे। अच्छा, एक इसका एक और नाम है, इसको निःश्वसन भी कहते हैं। इसको जो है ना बाह्य श्वसन, उच्च श्वसन, या इसको एक नाम और है इसका, इसको कहते हैं निःश्वसन। इसको क्या कहते हैं, निःश्वसन। तुमको बहुत जगह दो एक नाम देखने को मिलेगा, ये दोनों देखने को मिलेगा, निःश्वसन और निःश्वसन। ध्यान देना, विसर्ग का अंतर है खाली। क्या चीज का अंतर है, इसमें विसर्ग है, विसर्ग अगर है तो निःश्वसन, इसका मतलब सांस लेना, और निःश्वसन मतलब सांस छोड़ना। विसर्ग खाली नहीं होगा तो निःश्वसन, विसर्ग हो गया निःश्वसन। अगर विसर्ग रहेगा तो निःश्वसन बोलेंगे, निःश्वसन मतलब सांस को अंदर लेना, इस तरह से। और छोड़ देंगे, वो हो गया निःश्वसन, क्या हो गया,
निश्वसन, कभी कभी सांस लेने के साथ साथ छोड़ने, सांस छोड़ने के साथ साथ बहुत कुछ छूट जाता है नाक से। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम सर्दी में, जब सर्दी जब रहता है ना, सांस छोड़ने के साथ साथ, सांस छोड़ना सोच समझ के, 10 आदमी के बीच में अगर तुम बैठे हो, जोर से सांस छोड़ दिया, क्या क्या बाहर आ जाएगा, कहीं का नहीं रहोगे। तो सांस जब छोड़ना हो या छींकना अगर हो, जैसे छींकते भी हैं तो हाथ रख के छींको, रुमाल रख के छींको, तो जो भी मटेरियल निकलेगा वो रुमाल में नहीं रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा, बाहर दिखेगा तुम बेइज्जत हो जाओगे, समझा। और ये सब टिप्स बता रहे हैं। हाथ से कितना आदमी देखो हाथ से छींक, ऐसे छींकता है, ऐसे छींक के ऐसे ऐसे हाथ कर लिया। अब आगे वाला समझ नहीं पाए हाथ में क्या पोछा हो, हाथ में सारा मटेरियल पोछा गया, तुम समझ भी नहीं पाओगे, समझा। क्या चीज, जो भी हो, ये एक श्वसन की प्रक्रिया, ये छींकने की प्रक्रिया है। छींकने, अच्छा छींक भी बताएंगे, छींक क्यों आती है, ठीक है, छींकने का भी एक कंडीशन, छींक क्यों आती है। चलिए, तो समझ में आया, निःश्वसन क्या हुआ, सांस अंदर लेना, और निःश्वसन क्या हुआ, सांस बाहर छोड़ना। 1 मिनट, दूसरा नाम है इसका अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन बोलेंगे तो अंतः मतलब सांस अंदर लेना, उसी का नाम, निःश्वसन का दूसरा नाम है अंतः श्वसन, सांस बाहर अंदर लेना, अंतः श्वसन, और छोड़ना, यानी कि ऐसे पहले सांस लिए, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, छोड़ दिए तो बाह्य श्वसन हो गया, समझा, ठीक है। तो ये बात कहां तक लिखा, अच्छा ये हो लिखा है क्या, डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित हो जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है, सीने की पसलियां फैलने लगती है, सब छोड़ देते हैं, पेट की पसलियां सिकुड़ती है, इसको सब क्या लिखेंगे, जिससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे इससे बाहर के वायुमंडल की दाब अपेक्षा वक्ष, चलो, वायुमंडल की हवा नाक और ब्रोकस से होती हुई कुपिकाओं में प्रवेश करती है। हाँ, एक और उसी में लिख लो कि अंतः श्वसन की प्रक्रिया में, अंतः श्वसन की प्रक्रिया में हवा नाक और ब्रोकस से, नाक और ब्रोकस से होती हुई, नाक और ब्रोकस से होती हुई कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है, कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है, कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है, और दोनों फेफड़े हवा से भर जाते हैं, और दोनों फेफड़े हवा से भर जाते हैं, दोनों फेफड़े नहीं भरता है, तो जहाँ सांस लेके देखो तो, एगो बुलाते हैं सांस, चलो यहाँ, यहाँ आएगा, भला यहाँ सांस लिए, देखो अभी दिखाते तुमको, इधर फेफड़ा झलके जो, चलो अब सांस लेके दिखाओ, पहले ये पिचका हुआ है, नॉर्मल रहता है अभी, ऐसे मुंह बंद करो, पहले सांस मुंह से लेना है, नाक से लेना है। अब देखो अभी इसका नॉर्मल सीना है, अब देखना कितना फूलता है, चलो सांस लो तेजी से ऊपर, जितना ले सकता है, देखो ये सीना फूला, जितना हवा था टो करने लगा रे थोड़ा सीना रे, बैठो, टो करने का एक्सपायर डेट में हो जाए, तो देखो, तो जो वो अथी था, इन्होंने जो लिया हवा यहाँ पे, वो हवा कहाँ चला गया जानते हो, ब्रोकस और नाक से पहले गया ब्रोकस, ब्रोकस से देते हुए चला गया कहाँ, कुपिकाओं में, ब्रोकस आगे चल के कुपिकाओं में खुलता है ना, ब्रोकस, ब्रोकस अलग अलग पार्ट में ब्रोंकियोल में जाता है, ब्रोंकियोल से देते हुए कुपिकाओं में खुलता है, कुपिकाओं में जाके भरता है, और कुपिका 700 से भी ज्यादा गुच्छा होता है, और उसी को भरने से पूरा सीना ऊंचा हो जाता है। बिहार पुलिस में जाओगे ना, क्या सीना फुला 36 इंची बाबू, नहीं फुलाएगा, वहीं से भगा देगा तुमको, इसलिए सीना फुलना पड़ता है, ठीक है। चलो दूसरा लिखो, अब लिखो ई वाला दूसरा नंबर, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन लिखो, श्वास है, श्वास लेना कौन सी प्रक्रिया है, लेना, अंतः श्वसन की बाह्य श्वसन, हंसी, हंस कह रही है, बाह्य श्वसन कि अंतः श्वसन, अंतः श्वसन हुआ, और उसी को क्या बोलेंगे, निःश्वसन। कभी कभी सांस लेने के साथ साथ अगर सर्दी तुमको है, नाक का जो है नेटा उटा सब अंदर चला जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। चलो लिख लिया। तुम लोग को लगता है कि बायोलॉजी पसंद नहीं आ रहा है,
पीछे वाला तुम लोग को पसंद आ रहा है इतने घूमे। अच्छा मन उन किसी का नहीं घूमता है। अगर ये सब चीज सुनते हो तो अभी बहुत कुछ आगे सुनोगे। लेटरिन बाथरूम अभी सुने कहाँ कुछ, अभी खाली नाके में हाल है। नाक में क्या होता है, नेटा होता है और क्या होता है, इसमें लाज की लगने वाला बात है। नाक जाके साफ नहीं करते हो क्या? हमारे एक टीचर थे, ठीक है, ये इन्हीं मध्य विद्यालय गढ़ियारी में, उनका नाम है बौधी सर। वो बताते हैं कि नाक कैसे साफ किया जाता है। बोला वो हम लोग को बताते थे तुम लोग गलत तरीके से नाक साफ करते हो, तुम लोग ऐसे नाक साफ करते हो, ये गलत तरीका है। नाक साफ अगर करना है तो पहले एक नाक को बंद करो। एक नाक को बंद करोगे तो जितना तुम्हारा प्रेशर अंदर से निकलेगा हवा, वो इस नाक से निकलेगा, ये नाक बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर इस नाक को साफ करो, तब दूसरा जो एयर जो फेंकोगे, पहले दोनों नाक से सांस ले लो, फिर इन नाक को बंद करो, तब इससे छोड़ो, तब नाक बढ़िया से साफ होगा। समझिए, ऐसे वो बताते थे, हम वहीं पे सीखे थे, हम नहीं करते हैं साफ। चलो दूसरा लिखा, दूसरा क्या है, बाह्य श्वसन मतलब उच्च श्वसन, यही है ना। इसी को हम निश्वसन भी कहते हैं, निश्वसन। उसको कहेंगे निश्वसन, इसको कहेंगे निश्वसन, याद रखना विसर्ग का फर्क है। चलो लिखो, उसमें लिखो बाह्य श्वसन में फेफड़े के अंदर की वायु को, फेफड़े के अंदर की वायु को, या हवा भी लिख सकते हो, फेफड़े के अंदर की हवा को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना बाह्य श्वसन या उच्च श्वसन या निश्वसन कहलाता है। निश्वसन कहलाता है, बाह्य श्वसन या उच्च श्वसन या निश्वसन कहलाता है। ध्यान देना, जैसे तुम छोड़ोगे ना तो ध्यान देना, इसमें जो तुम्हारा डायफ्राम है ये ऊपर की ओर संकुचित हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर। हवा लिया था तो नीचे की ओर गया था डायफ्राम। अरे हवा लिए तो डायफ्राम नीचे की ओर क्यों गया? क्योंकि डायफ्राम फूलता है तो नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर संकुचित होता है। और जब हवा छोड़ते हैं तो फिर से ये ऊपर की ओर संकुचित हो जाता है, होता है ना। बस इन्हें लिखाएंगे हम, डायफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होता है। ठीक, पसलियां दबती है, पहले पसलियां फूलती थी, अब पसलियां दब जाएगी। क्यों? तुमने छोड़ दिया सांस को, ऐसे था, छोड़ दिया, पसली दब गया। ठीक है, पेट की पेशियों का दबाव बढ़ता है, पेट की पेशियों का दबाव बढ़ता है, किस चीज से? पेट की जो पेशियां होती है इसका दबाव बढ़ जाता है, तब फेफड़े पिचकते हैं, फेफड़ा पिचकता है इसमें। ये सब लिखने वाला क्या बात है। और उनमें भरी हुई गैसें ब्रोकस ट्रैकिया नाक से होती हुई बाहर आ जाती है, तो इसको लिखा देते हैं। तो क्या लिखा पहले, फेफड़े के अंदर की हवा को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? उच्च बाह्य श्वसन या उच्च श्वसन कहलाता है। उसी में लिख लो, इसमें हवा ब्रोकस कोमा ट्रैकिया तथा नाक से होती हुई बाहर आ जाती है। इसमें हवा ब्रोकस कोमा ट्रैकिया तथा नाक से होती हुई बाहर आ जाती है। दूगो हो गया, चलो तीसरा लिखो। दूगो पर मजाक में दूगो खत्म हो गया। अच्छा बताओ तो जरा, तुम लोग बोलना, हम खाली करेंगे, हम कुछ बोलेंगे अपने, तुम लोग खाली बोलना। क्या बोलोगे जानते हो? पहले बोलोगे अंतर श्वसन बाह्य श्वसन। हम क्या करेंगे बताना। अगर हम सांस लिए तो तुम बोलोगे अंतर श्वसन, सब मिल के बोलोगे। छोड़ेंगे तो बोलोगे बाह्य श्वसन। अब बताओ। चलिए अब बोलना ये निश्वसन या निश्वसन बोलना है, ठीक है? बोलो। सांस हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। निश्वसन, ये निश्वसन हुआ, ये निश्वसन हुआ। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या था? दुए का नाम इसमें लिखाए थे, ठीक है। और इसमें लिखा है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन मतलब सांस छोड़ना होता है। इंग्लिश बोलना तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन क्यों? इन मतलब अंदर जाना, एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायर हो गया, बाहर निकालो उसको। इंस्पायरेशन, इन मतलब अंदर जा, बोलो क्या?
इंस्पायरेशन, ओके, एक्सपायरेशन, अंदर गया तो एक्सपायर हुआ बाहर ना निकलेगा, ठीक है, एक्सपायर, हम एक्सपायर नहीं हुए हैं। चलिए तीसरा नंबर लिखा, तीसरा नंबर है गैस विनिमय, गैस, गैस, चलिए देखो गैस विनिमय क्या है समझो। उत्तकों में गैस विनिमय, उत्तक कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है ना, बनाती है कि नहीं बनाती है, बनाती है। फेफड़ों में स्थित कुपिकाओं में भरी हुई हवा यानी कि वायु और कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति में स्थित पल्मोनरी धमनी की शिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के लेन देन को गैस विनिमय कहते हैं। ध्यान देना, मैं एक बार फिर से इसको रीड कर लेता हूं पहले। फेफड़ों में स्थित कुपिकाओं में भरी हुई वायु, कुपिकाओं में वायु भरी होती है, ओके, और कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति में स्थित पल्मोनरी धमनी की शिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के, चलो अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, गैसों का विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन, विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन, हम तुमको दिए तुम भी हमने कुछ हमको दिया, हम तुमको पैसा दिए तुमने हमको सामान दिया, लेन देन हुआ, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे लेन देन क्या होता है समझना, जो हमारा ब्रोंकस है, there are two kinds of bronchus, left and right. The bronchus is divided into many parts. The name of whose part is bronchiole. उस पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकियोल, कहते हैं ना। ब्रोंकियोल आगे जाके छोटे छोटे कुपिकाओं में खुलता है, किसमें खुलता है, कुपिकाओं में। अच्छा कुपिकाओं में ध्यान देना, कुपिकाओं में कुपिकाओं में कुपिकाओं में कुपिकाओं में हमारा एक वो पल्मोनरी धमनी जो था वो ब्लड लाता था, खून, पल्मोनरी धमनी खून ला के उस जो कुपिका है उसकी आंतरिक भित्ति में ब्लड को रखता है, लेकिन उसी कुपिका में हमारा जाके ऑक्सीजन वहां जाके जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा, ध्यान रखना फिर अच्छे से समझो। फेफड़ों में स्थित कुपिकाओं में भरी हुई हवा, फेफड़ों के कुपिकाओं में हमारा हवा होता है, ठीक, हवा जाके कुपिकाओं में भरता है, जानते ही हो। कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति में जो कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति समझते हो ना, देखो अंदर का भाग अलग हो गया, भित्ति अलग हो गया, आंतरिक भित्ति की बात कर रहा हूँ। उस भित्ति में होता है क्या, तो खून होता है, ब्लड, रक्त होता है, और रक्त लाता कौन है, पल्मोनरी धमनी। कौन लाता है, पल्मोनरी धमनी जो है वो आया, खून रक्त लाया, वो रख दिया रक्त उसमें कुपिका के आंतरिक भित्ति में, ठीक। अब वहां पे आया कौन, ऑक्सीजन, उधर से आया, इधर से आया कौन, रक्त, इधर से आया ऑक्सीजन। अब दोनों में होगा क्या, खरीद बिक्री होगा, विनिमय होगा। कैसे विनिमय होगा, देखो इन दोनों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के लेन देन होता है, लेन देन। एगो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, एगो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब जिन्होंने ऑक्सीजन लाया है वो तो ऑक्सीजन दे दिया, आगे ऑक्सीजन का प्रोसेस क्या है वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। वहां पे ऑक्सीजन के बाद पश्चात तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है ये बताएंगे एनर्जी के फॉर्मेशन में आगे, कि जब हमारा ऊर्जा का वो क्या कहते हैं, ऊर्जा के लिए जो हमारा जैसे कि ऊर्जा, ग्लूकोज वगैरह इन सब का जो मतलब कि टूट कर जो ऊर्जा का प्रोटीन जो हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ, उसमें जो पोषक तत्व होता है वो जो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है देखते हैं आगे। पहले इतना सा इसमें लिख लिया जाए, लेकिन पहले समझो। और विसरण द्वारा कुपिकाओं में भरी हुई वायु की ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है, तो ऑक्सीजन चली जाती है रक्त में, ऑक्सीजन किस में चली जाती है, रक्त में, और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में चली जाती है। तो खून जो लाया है ना, वो जो लाया है खून, ब्लड जो लाया है, ब्लड रक्त कौन लाया है, पल्मोनरी धमनी जो खून लाया है, ब्लड, वो जो ब्लड लाता है उस ब्लड में होता है क्या जानते हो, उस ब्लड में क्या होता है, उस ब्लड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कैसे आता है वो भी जानोगे, लेकिन अभी जान लो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। इधर से लाया ऑक्सीजन, अब इन्होंने ऑक्सीजन वाला खून बनाया, उन्होंने लाया कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून। एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून छोड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन वाला खून लेके जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के चला जाएगा, इधर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा इधर। ठीक, तो ये प्रोसेस चलता है।
जब फेफड़े पर दबाव पड़ता है तब कोशिकाओं में भरी हुई दूषित वायु बाहर निकल जाती है। दूषित वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इसको लिख लो फिर समझाते हैं आगे। ये निरंतर चलने वाला चक्रीय प्रक्रिया है। सेकेंडों में यहां से लेकर वहां तक पूरा काम चलते रहता है। ये रेलगाड़ी से भी तेज चलती है। ये तुम जितना बात करो उतना वहां कितना ऑक्सीजन सांस छोड़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, लिया, ऑक्सीजन पहुंच चुका सब जगह। बाप रे, झनझना जाता है जब एक इंजेक्शन देता है यहाँ, पूरा शरीर सेकंड में झनझना जाता है। कैसे सोचो, मिनटों में, मिनट तो बहुत हो गया, सेकेंड, बहुत फास्ट चलता है सब प्रक्रिया, सेकंडों समय नहीं रहता है। लिखो लिखो फेफड़ों में स्थित कोशिकाओं में फेफड़ों में स्थित कोशिकाओं में फेफड़ों में स्थित कोशिकाओं में भरी हुई हवा कोशिकाओं में हवा भरी रहती है और उसके आंतरिक भित्ति में स्थित पल्मोनरी धमनी की शिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में स्थित कोशिकाओं में भरी हुई हवा और उसके आंतरिक भित्ति में स्थित पल्मोनरी धमनी की शिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के लेन देन को गैस विनिमय कहते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा ये होता है। विसरण बताए थे, याद करो। परासरण प्रक्रिया में द्रव्य अंदर जाता है, बाहर निकलता है, और विसरण में हवा। तो अभी तो हवा का बात हो रहा है, तो इस प्रक्रिया ये जो कैसे होगा, ये विसरण प्रक्रिया होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, कोशिका में जो हवा भरा है, ऑक्सीजन, हवा का ऑक्सीजन वो रक्त में चला जाता है। हवा का ऑक्सीजन किस में चला जाता है, कोशिका में क्या भरा है, हवा, और हवा चला गया कोशिका में, ठीक है। और उसी के आंतरिक भित्ति में होता है क्या, रक्त। तो हवा से ऑक्सीजन निकला, वो चला गया किस में, रक्त में चला जाता है। और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है पहले से, वो कोशिका में आ जाता है। किस में आ जाता है, समझा इतना सा बात। और वही कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से वापस कहाँ आ जाता है, मिलेनॉक्स से बाहर निकल जाता है। हमने लिया हवा कहाँ गया बता तो, फेफड़ा में कहाँ, अंतिम में कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है, अच्छा कोशिका में गया। कोशिका में जो है क्या, रक्त, खून ने क्या किया, उस हवा से ऑक्सीजन को ले लिया, अब बदले में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और चला गया। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, निकल गया। इतना सही काम है। चलो चौथा लिखो, गैसों का परिवहन।
हाँ, गैसों का परिवहन परिवहन परिवहन, ध्यान देना, अब मजा आएगा। देखो खून जो है ना, ब्लड हमारी बॉडी में कोशिका में जो आता है, कैसे आता है? कोनो गाड़ी पे चढ़ के आता होगा, आता है ना, जैसे तुम लोग पढ़ने आते हो साइकिल से आते हो ना, किताब कॉपी लिखते यही आता है, लेकिन आता कैसे है? साइकिल से। जो पैदल आते उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है, ब्लड ऑक्सीजन तो ले लिया, ब्लड ऑक्सीजन लिया, लेकिन उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम होता खून के जरिए, लेकिन खून करता नहीं। ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में जो पहुंचाया जाता है ना, यानी कि एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाना, ये प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, गाड़ी पे चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते आते हैं, परिवहन। जैसा कि हम बताए कि रक्त में ऑक्सीजन जैसे ही जाता है, ऑक्सीजन कोशिका से किस में जाता है? खून में। जैसे ही ऑक्सीजन खून में जाएगा, जैसे ही जाएगा, तो वहां पर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन, अभी उस समय हम बता रहे थे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन क्या करता है? उस खून में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। कौन? हीमोग्लोबिन। कौन ग्रहण करता है? और खून के साथ उसको लेकर आगे बढ़ जाता है। जैसे तुम खून हो, ब्लड, और तुमने क्या किया? किताब को पी लिया, ऑक्सीजन। अब साइकिल पे बैठा, साइकिल है हीमोग्लोबिन, वो तुमको घर पहुंचा दिया या कोचिंग पहुंचा दिया। समझा बात को? तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? पहुंचाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, परिवहन का काम कर रहा है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको लिया? ऑक्सीजन को। किसके साथ में? खून के साथ में ऑक्सीजन को लिया, आगे पहुंचाने का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। याद रखना, हीमोग्लोबिन उत्तक द्रव्य में ऑक्सीजन को छोड़कर मुक्त हो जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? साइकिल का क्या काम है? तुमको कोचिंग पहुंचा दिया, अब वो अपना निकल गया, अपना जगह साइकिल वहां लगा हुआ है, उसका यहाँ आना काम है नहीं। उसी तरह हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले तो लिया, लेकिन वो जाएगा कहाँ? उत्तक द्रव्य में जाएगा। उत्तक द्रव्य में जाकर ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, फिर वो निकल जाएगा अपना। वह ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश करता है। अब ध्यान देना, ये कोचिंग के कंपार्टमेंट जो है, ये उत्तक है। ये क्या है? साइकिल तुमको उत्तक में पहुंचाया, मतलब कोचिंग के अंदर पहुंचा दिया। वहीं पे कोचिंग है कि क्लासरूम यहाँ है, ये पूरा कोचिंग कहलाता है, लेकिन क्लासरूम तो ये है। क्लासरूम को कोशिका समझ लो तुम। अब तुम्हारा साइकिल क्या किया? तुमको पहुंचाया कोचिंग, चलिए हम पहुंचा चुके हैं, हम क्लास में जा सकते, हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको, जाइए पढ़िए, हम बाहर में रुकते हैं। साइकिल बाहर में रुका हुआ है ना। अब तुम कहाँ जाओगे? कोशिका में आओगे, मतलब क्लासरूम में आओगे। तो कई कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाया उत्तक में, अब अलग अलग कोशिका, जितना कोशिका है, सब कोशिका क्या करेगा? उत्तक को लेगा। या फिर ऐसे कह लो कि ऑक्सीजन चला जाएगा सारे उस कोशिका में, अलग अलग क्लासरूम में। स्कूल जाते हो तो अलग अलग क्लास में सब बट जाता है ना। जैसे इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। स्कूल बस में सब विद्यार्थी बैठा बैठा, सब विद्यार्थी बैठ चुका है, उसका काम है बस गेट तक पहुंचाना। वो पहुंचा दिया, कहाँ? स्कूल पहुंचा दिया। स्कूल में पहुंचने के बाद सारा स्टूडेंट निकल के एक क्लासरूम में जाएगा, अलग अलग क्लासरूम में जाएगा? सारा अलग अलग कोशिका में चला जाता है, क्योंकि सारा क्लासरूम मिला के एगो स्कूल बनता है। सब कोशिका मिला के एगो बनता है क्या? उत्तक। कई कोशिका मिला के एगो उत्तक बनता है, तो कई क्लासरूम मिला के एक स्कूल बनता है ना स्कूल। तो सारा स्टूडेंट उतरेगा, यानी सब ऑक्सीजन उतरेगा। ऑक्सीजन उतर के पहले गया स्कूल, स्कूल में सब अपना अपना किसमें चला जाएगा? अलग अलग कोशिका में, मतलब अलग अलग क्लासरूम में चला जाएगा। अब सब क्लासरूम में अलग अलग क्या काम होगा, अलग अलग कोशिका में क्या काम होता है, उसको आगे समझो। क्लासरूम वाला बात वहीं तक रहने दो, इसके बाद आ जाओ कोशिका में। चलो आगे। अब इसकी सहायता से ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। ये ऑक्सीजन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लास 9th का टॉपिक है। अब मैं उसको एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है? जैसे ऑक्सीजन गया कहाँ? कोशिका में, और कोशिका द्रव्य में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सारा श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, कोशिका के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है।
ऑक्सीजन चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। रुको पहले, इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के अणुओं में संचित होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन पदार्थों के ऑक्सीजन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। वही माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऑक्सीजन को लेता है, बनाता कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं आता है, पोषक तत्व जो खाते पीते वो भी जाता है, तो उसमें तो कार्बनिक पदार्थ भी हम खाते हैं, जाकर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो निकल जाएगा और वो पूरा होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। फिर से हीमोग्लोबिन से जुड़कर फेफड़ा से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पकड़ के लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के पहुंचाना। एक गाड़ी का क्या काम है? लाना और पहुंचाना, वही है हीमोग्लोबिन। इसको लिख लो एक बार पहले, फिर में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझाएंगे। पहले अच्छे से पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा देंगे। पहले लिखो इसको, गैसों के परिवहन में लिखो। हमको पानी प्यास लग गया, पहले पानी पीने दो, कंठ सूख रहा है बोलते बोलते। पर है ध्यान नहीं। चलो तुम्हें सभी पूछना स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करें। क्या बोला? मैथ 2 घंटा चलेगा। अभी 12 बजे आज छुट्टी होगा। आज देखो, खाना नहीं खाओ, खाना खाओगे फिर हगने का भी टेंशन हो जाएगा, क्योंकि पचेगा तो हगना पड़ेगा। नहीं खाओगे नहीं हगोगे, सीधा बात, जिंदा रहना है और क्या। अरे नहीं खाओगे तो 1 महीना थोड़े मर थोड़े जाओगे। एक मरीज गया डॉक्टर के पास, तो मरीज कहता है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर कहता है तो क्यों ले रहे हो सांस? अगर तकलीफ हो रहा है सांस क्यों ले रहे हो? अगर सांस लेने में तकलीफ है तो सांस मत लो, 2 दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। बताओ, ऐसा सब भी होता है। तो नहीं खाओगे 2 दिन की मर जाओगे, जिंदे रहोगे। पढ़ने के लिए जानो, शरीर को ई बनाना पड़ेगा। ई क्या बनाना पड़ेगा? ई क्या होता है जानते हो? शरीर को पतला बनाना पड़ेगा, पतला, पढ़ने के लिए। अगर खाने के लिए जिंदा हो तब पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, तब पहले खाने पर ध्यान दो जाके। जानते हो, मैं इंटर में जब हम पढ़ते थे, मैट्रिक की बात नहीं कर रहा, इंटर में मेरा शरीर का वजन था 48 किलो। कितना था? 48 किलो। मेरा शरीर पहचानने पर लगता नहीं था कि हम इंटर में पढ़ते हैं। खाना बना हुआ रहता था, फिर भी रात में 1 रोटी ज्यादा नहीं खाते थे। 1 रोटी ज्यादा इसलिए नहीं खाते थे कि ज्यादा नींद ना आ जाए, क्योंकि पढ़ना है। टेंशन इतना पढ़ाई का। इंटर यहाँ से 4 गुना साइंस वहाँ है। यहाँ क्या चैप्टर फिजिक्स पढ़ते हो? 5-6 चैप्टर, वही ना। वहाँ कुल मिला 20-25-24 चैप्टर फिजिक्स खाली इंटर में। नहीं उतना नहीं, 18-20 के लगभग है। 3 गुना 4 गुना। केमिस्ट्री यहाँ से 4 गुना, हर चीज यहाँ से 4 गुना। मैथ हो तो सोचो मेहनत भी 4 गुना होना पड़ेगा। ऐसे हो जाता है। उस समय 48 था और अभी 60 kg है वजन। अभी कितना है? 60। 1-8 kg तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में घट जाता है कभी कभी। इधर फिर घट गया 1 किलो। पहले सुनो दे, पता नहीं तुम वहां बैठे क्यों? इतना बड़ा जगह क्यों नहीं दिख रहा है तुमको? आगे आ जाओ। तुम लोग को जिस दिन 2-4-5 दिन अगर भूखे प्यासे पढ़ा देते हैं ना, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, जैसे अभी तक खाए ना है, सत्तू से पिए हैं। इधर मेरा ना ही बनाना शेक पी रहे हैं 10 दिन से, क्योंकि बनाते थे भाभी के मिक्सी में, तो थोड़ा सा उनसे मतलब कि मन मुटाव हो गया है, बातचीत नहीं हो रहा है। तो ना उसके मिक्सी में बनाते हैं ना पीते हैं। सब कुछ वैसे मेरा ड्राई फ्रूट रखा हुआ है, ना ही प्रोटीन वाला पीते हैं, कुछ नहीं। 10 दिन से कुछ नहीं, सिर्फ जाते हैं खाना खा के सो जाते हैं। वजन घट गया मेरा 1-1.5 kg। हमको चाहिए सफिशियंट से थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन। क्यों? एनर्जी ज्यादा हम लॉस करते हैं बोलने में। देख रहे हो ना, सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक बोलना, फिर रात शाम में 2-2:30 बजे से लेके रात 8 बजे तक बोलना। चलिए हाँ लिखो,
गैसों का परिवहन। लिखो, रक्त जैसे ही नहीं, ऑक्सीजन जैसे ही रक्त में जाती है, ऑक्सीजन जैसे ही रक्त में जाती है तो स्पेलिंग लिख देते हैं हीमोग्लोबिन का, तो वहीं पे लिखना अब, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन हर शिकार दे दो यहाँ, रुको। देखो इसमें जो है ना, ध्यान रखना, स्पेलिंग के लिए टेंशन मत लेना। हर्षिकार दीर्घिकार और हर्षकार दुर्घकार साइंस में तुमको अलग अलग किताब में अलग अलग दिखेगा। जैसे हम यहाँ बोले ग्लाटिस, कहीं तो वो ग्लोटिस नजर आएगा, तो मीनिंग समझ जाना, ग्लोटिस ग्लाटिस एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो क्योंकि ये सब वर्ड जो है ना, ये सब जो है ये इंग्लिश वर्ड है, हीमोग्लोबिन हिंदी में वर्ड नहीं होता है, ये इंग्लिश वर्ड है। इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो स्पेलिंग का इधर उधर अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक, चलो लिखो। क्या लिखा, तो हीमोग्लोबिन नामक परिवहन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन नामक परिवहन प्रोटीन उस ऑक्सीजन को रक्त के साथ में लेकर आगे बढ़ जाता है और ऊतक द्रव्य में जाकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और ऊतक द्रव्य में जाकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और वह ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा विसरण क्रिया द्वारा लिखना, प्रक्रिया नहीं क्रिया, विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, जिसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो हर सही, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जिसकी सहायता से क्या लिखा है, नहीं, जिसकी सहायता से कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे लिखना था, जिसकी सहायता से कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। स्टार देख लिखो, कोशिकीय श्वसन के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी जो एटीपी के अणुओं में संचित हो जाती है, एटीपी के अणुओं में संचित हो जाती है।
नीचे लिख लेना स्टार देके। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म लिख लेना तो स्टार देके। नम्मे का है वैसे लिख लो अभी, क्योंकि एटीपी का मतलब नहीं समझोगे तब मिस्टेक दिक्कत हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। लिखा है क्या? कब? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिख लो अभी उस जगह। एटीपी का फुल फॉर्म लिख लो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो हम नोट ऐसे बना रहे हैं कि जब कोई पढ़ेगा नोट बिना टीचरों का जब पढ़ेगा तो उसको कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो प्रॉब्लम होगा वो सब हम लिखा दिए हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस? कोशिका का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काम है श्वसन का काम वो कहाँ पूरा होता है। अब एक बात बताओ हमको, और अभी तुम्हारा पावर हाउस कौन है घर में? तुम्हारा गार्जियन। पैसा तुमको कौन देते हैं पढ़ने के लिए? गार्जियन। खाना कौन देते हैं? गार्जियन। जो तुम्हारा हर काम पूरा करता है, तुम्हारा हर जरूरत पूरा कर रहा है, वही तुम्हारा पावर हाउस हुआ। तो कोशिका को जो श्वसन की प्रक्रिया है, कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मशीन है एक, इसलिए उसको पावर हाउस बोल रहे हैं। किसका? कोशिका का। समझा बात को? यही तो समझाना चाहते थे। अब लगता है यहीं पर रुकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा बन चुका है। इतना लंबा नहीं बनना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही बायोलॉजी।